हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हिंदू लॉ में हमने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तीनों एक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हम एक्ट शुरू करने वाले हैं वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत एक हिंदू की प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा अगर उसने विल नहीं बनाई है, ये हम पढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति ने विल बनाई है तो उसके मरने के बाद जो भी उसमें विल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति एक हिंदू है और उसने विल नहीं बनाई है, तब उसका जो प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन होगा उसके सक्सेसर्स पे या उसके लीगल हायर्स पर, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हिंदू की डेफिनेशन इसमें भी बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले 3 एक्ट्स में पढ़ी है। हिंदू कौन है, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है, पार्टीशन क्या होता है, कोपासनरी क्या होती है। इन 2-3 टॉपिक्स का हम एक व्यू ले लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हिंदू जॉइंट फैमिली की बात करें तो देखिए, हम जॉइंट फैमिली से समझते हैं कि एक संयुक्त परिवार, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक संयुक्त परिवार के लिए, हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए सबसे जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है 2 मेल्स का होना, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक। अगर एक बार जॉइंट हिंदू फैमिली का क्रिएशन हो चुका है तो उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, भले ही उसके जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। और ये जितने भी मेल मेंबर्स हैं ये सब डिसेंडेंट होंगे एक ही कॉमन एंसेस्टर के। तो इनके साथ इनकी वाइफ्स आ सकती हैं, मदर्स आ सकती हैं, बच्चे आ सकती हैं। बच्चों में जैसे कि सन हो गए, अनमैरिड डॉटर्स हो गई, ये सारे लोग मिलके एक हिंदू जॉइंट फैमिली क्रिएट करते हैं। अगर मैरिड डॉटर्स हैं तो देखिए, मैरिड डॉटर्स को जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं माना गया है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि शादी के बाद जो उसके पति का घर है वहीं उसकी जॉइंट फैमिली होगी। लेकिन हाँ, अगर डॉटर जो है विडो हो चुकी है या किसी कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया है, डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है अपने पति से, और वो वापस अपने फादर के घर में रहने आ जाती है, तब फिर उसको हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट मान लिया जाता है। अब बात करें ऐसे बच्चे की जो अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ है, ही इज़ इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर, तो ऐसे बच्चे को तब तक जॉइंट फैमिली का पार्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका बर्थ ना हो जाए। हिंदू जॉइंट फैमिली में कौन नहीं आएगा, तो जैसे कि मैंने बताया, मैरिड डॉटर्स इसमें नहीं आएंगी। दूसरा, ऐसा बच्चा जिसको कि अडॉप्शन में दिया जा चुका है किसी और को, वो इसमें शामिल नहीं होगा। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की है, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। और हम हिंदू जॉइंट फैमिली के केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट लगाते हैं। इसीलिए जो इन कैटेगरीज के पर्सन्स हैं उनको हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट नहीं माना जाता है। अगर बात करें कि मान लो किसी फैमिली में केवल एक मेल मेंबर रह जाए, तो क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाएगा? तो फिर उसको जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उस मेल के साथ अदर डिसीज्ड मेल मेंबर्स के विडोज़ हैं, बच्चे हैं, तो तब उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर फैमिली में केवल एक सिंगल फीमेल मेंबर रह जाती है, तो फिर क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाएगी? तो यहाँ पर बताया जाता है कि इस केस में वो स्टिल कंसिडर की जाएगी एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हो सकता है वो फीमेल मेंबर कल को अपने लिए एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो कल को आने वाले समय में अपने लिए एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। जो नेक्स्ट बात आती है कि क्या जॉइंट फैमिली को कंटिन्यू किया जा सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अनमैरिड डॉटर, तो कह रहे हैं कि हाँ, जॉइंट फैमिली कंटिन्यू रहती है अगर उसमें केवल अनमैरिड डॉटर्स ही हों।
क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि अनमैरिड डॉटर अपने लिए एक सन अडॉप्ट कर सकती है फ्यूचर में। तो अगर वही डॉटर बाद में जाकर किसी से शादी कर भी लेती है तो जो उसका अडॉप्टेड सन था वो जॉइंट फैमिली का पार्ट माना जाएगा, और जो जिससे भी उसकी मदर शादी करती है वो उसका स्टेप फादर उस केस में कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक जॉइंट फैमिली में कौन कौन आते हैं। मेल मेंबर्स जितने भी होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से। दूसरा जो भी कोलैटरल मेंबर्स होते हैं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं, डिपेंडेंट्स जो भी हैं, और जो भी डिसीज्ड मेल मेंबर्स हैं उनकी विडोज़ जो हैं, मेडन डॉटर्स, ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स जिसमें आ जाएंगी, या ऐसी डॉटर जो कि अपने पति से अलग होके वापस अपने घर आ चुकी हैं। तो ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली को। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है ये कोई कॉरपोरेशन नहीं है, इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी जो पहचान है वो इसके मेंबर्स है। तो इसीलिए जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ये जो है ये टोटल इसकी जो भी पहचान है ये अपने मेंबर से है। अगर मेंबर है तो ये एग्जिस्टेंस में रहती है, अगर कोई भी मेंबर जीवित नहीं है तो जॉइंट हिंदू फैमिली भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो है कोपार्सनरी। तो इसका मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो पैतृक है, जो हम ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इन लोगों से इनहेरिट करते हैं। तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो देखिए ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एक नैरो बॉडी है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो है एक बहुत ही ब्रॉड बॉडी है। जॉइंट हिंदू फैमिली में कई मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कोपार्सनरी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फादर, फादर का सन, फादर के सन का सन, और फादर के सन का सन का सन, यानी कि टोटल 4 पीढ़ी को यहाँ पर जगह दी गई है। इसीलिए इसको एक नैरो बॉडी कहा गया है। हिंदू जॉइंट फैमिली में कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कोपार्सनरी में सिर्फ 4 पीढ़ियों को ही जगह दी गई है, जिसमें कि मैंने बताया फादर, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। जब तक इसमें से फादर जीवित है तब तक जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कोपार्सनरी में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फैमिली चार्ट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है फादर, फादर का सन, सन का सन, सन के सन का सन, और सन के सन का सन का सन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी 5 पीढ़ी ड्रॉ की है, जो कि है 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली में ये 5 पीढ़ी आ जाती हैं, ठीक है। और जब हम कोपार्सनरी की बात करते हैं तो कोपार्सनरी में जैसे मैंने बताया उसमें सिर्फ 4 ही पीढ़ियाँ काउंट होंगी। तो कोपार्सनरी में फादर, सन, सन का सन, सन के सन का सन, यानी कि ये 4 पीढ़ी, यहाँ तक हमारा कोपार्सनरी होगा। जैसे कि बताया मैंने, जॉइंट हिंदू फैमिली एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि कोपार्सनरी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोपार्सनरी में केवल 4 पीढ़ियों तक का ही हम काउंट लेते हैं। ये जो 5वीं जो ये पीढ़ी है ये तब तक कोपार्सनरी का पार्ट नहीं बनेगा जब तक कि ये जो पहली पीढ़ी है हमारी, इनकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। जब फादर की डेथ हो जाएगी तभी इनकी डेथ के बाद इसको कोपार्सनरी में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है हम कोपार्सनरी में केवल 4 पीढ़ी ही लेते हैं। तो फादर की डेथ के बाद ये जो डबल एस है इसको कोपार्सनरी में जगह मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जो कोपार्सनरी की जो काउंट होगी वो फिर कुछ इस तरीके से होगी। ये फिर पहले नंबर पे आ जाएंगे, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, ये 3rd नंबर पे आ जाएंगे,
और ये जो है तब ये 4th नंबर पे आ जाएगा। अभी ये 5th नंबर पे हैं, लेकिन फादर की डेथ के बाद ये 4th नंबर पे आ जाएंगे। और जब जैसे ही ये 4th नंबर पे आएंगे, इनको कोपासनरी में जगह मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि क्या डॉटर्स को भी कोपासनरी में राइट दिया गया है, तो देखिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो कि हमारा आया था 9 सितंबर 2005 को, उसके बाद से जो हमारी डॉटर्स हैं उनको भी कोपासनरी का पार्ट बनाया गया है। अब डॉटर भी जो है सन के इक्वल कोपासनरी में राइट रखती हैं, और राइट जो उनका होगा वो एब्सोल्यूट होगा। एक डॉटर भी जो है अपनी कोपासनरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम कर सकती है, और जो उसका शेयर होगा वो सन के शेयर के इक्वल होगा। अब बात करते हैं फीचर्स की, मतलब कोपासनरी के क्या फीचर्स होते हैं। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि कोपासनरी प्रॉपर्टी में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो दैट विल नॉट कम अंडर द कोपासनरी प्रॉपर्टी। कोपासनरी प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, जो कि ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर से चलती हुई आनी चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि जितने भी कोपासनर्स एक कोपासनरी प्रॉपर्टी के होते हैं उन सब का इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी पे, और वो उसका पार्टीशन क्लेम करने के बराबर हकदार होते हैं। फिर मैंने बताया डॉटर्स को भी 2005 के अमेंडमेंट के बाद बाय बर्थ जो है कोपासनरी में राइट दे दिया गया है। अब वो भी क्लेम कर सकती हैं पार्टीशन को, और उनका जो शेयर होगा वो इक्वल होगा सन के शेयर के बराबर। जितने भी कोपासनर मेंबर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी को इक्वली एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारा जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था वो भी जो है ख़त्म कर दिया गया। देखिए कोपासनरी हमने मिताक्षरा लॉ से लिया था। मिताक्षरा में जो है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एग्जिस्ट करता था। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप क्या कहता था, सपोज़ अगर किसी व्यक्ति के 3 बेटे हैं तो उस व्यक्ति के मरने के बाद उन 3 बेटों में प्रॉपर्टी बराबर बराबर बंटती थी। लेकिन अगर उन 3 बेटों में से किसी एक बेटे की भी डेथ हो जाती है तो उसका जो हिस्सा होता है वो बाकी जो सर्वाइविंग 2 उसके बेटे हैं उनमें बढ़ जाता था। तो इसमें ये होता था कि जितने जन्म होते हैं उतनी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और जितनी मृत्यु होती है उतना कोपासना का शेयर बढ़ जाता है। घर में जितने बर्थ होते थे उतनी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी, और जितनी डेथ होती हैं उतने ही एक कोपासना का शेयर इंक्रीज़ हो जाता है। अब रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी सन मरता है या जो भी डॉटर मरती है उसको पार्टीशन के बाद जो कोपासनरी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है वो उसके फर्दर जो ब्रांचेज़ हैं, उसकी जो फर्दर पीढ़ी है, यानी कि उसके बच्चों में या उसकी विडो में, वो उनमें डिवॉल्व हो जाती है। पहले क्या होता था, ये जो सर्वाइविंग कोपासनर्स हैं उनमें डिवॉल्व होता था, लेकिन अब इसको ख़त्म करके जो व्यक्ति मर रहा है उसकी आगे की जो पीढ़ी है, यानी उसके बच्चे, उसकी बीवी या उसका बच्चों के बच्चे, उनको जो है वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को 2005 अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद ख़त्म कर दिया गया। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो है कोपासनरी विद इन कोपासनरी। एक प्रॉपर्टी है उसकी कोपासनरी प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी जो उसने खुद अपने मेहनत से कमाई है। तो जो उसकी अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी वो फर्दर उसके बच्चों को मिलेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोपासनरी के अंदर भी एक कोपासनरी है। एक कोपासनरी के ज़रिए वो खुद इनहेरिट कर रहा है और दूसरी कोपासनरी के ज़रिए उसके बच्चे इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कोपासनरी के अंदर कोपासनरी होती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है पार्टीशन का। तो देखिए पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। तो जो भी कोपासनरी प्रॉपर्टी होती हैं उसका बंटवारा किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है, जो भी उसके कोपासनर्स हैं। तो इसमें मैंने अभी बताया जो 4 पीढ़ी है वो इंक्लूड हो जाती है, और बेटियों को भी इसमें राइट दे दिया गया है, वो भी पार्टीशन को क्लेम कर सकती हैं।
इसके इंग्रेडिएंट हैं वो है कि सबसे पहले पार्टीशन करने का इंटेंशन होना चाहिए। जो भी कोपासनर्स पार्टीशन चाहते हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए कि क्या वो वाकई में पार्टीशन चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने उस इंटेंशन को डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज़ ऑल्सो अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट। और फाइनली डिक्लेयर करने के बाद उस इंटेंशन को कम्युनिकेट भी करना होता है। तो 3 चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन कि हमें पार्टीशन करना है। दूसरा, उस इंटेंशन का डिक्लेरेशन होना चाहिए। तीसरा, इंटेंशन का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर पार्टीशन इफ़ेक्ट में आ जाता है। तो ये आपके कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मैंने अभी आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे शेयर किए हैं। तो आप इनको समझिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you can raise your question through WhatsApp, on YouTube comment section part। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अपना एक्ट। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।